हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान गंगा 24x7। आज मैं आपको प्राचीन इतिहास के बारे में बताऊंगा, वो भी एकदम बेसिक से, साथ ही फ्लो चार्ट के माध्यम से, जिसके देखने के बाद आपको यह एहसास होगा कि आखिरकार इतिहास इतना आसान भी होता है। दोस्तों, आइए बिना देरी किए चलते हैं और ये जानेंगे कि इतिहास किसे कहते हैं। इतिहास के अंतर्गत हम जिस विषय का अध्ययन करते हैं, उनमें अब तक घटित घटनाओं या उनसे संबंध रखने वाली घटनाओं का कालानुक्रम अनुसार वर्णन होता है, या दूसरे शब्दों में कहें, मानव की विशिष्ट घटनाओं का नाम ही इतिहास है, या फिर प्राचीनता से नवीनता की ओर आने वाली सामाजिक से संबंधित घटनाओं का वर्णन ही इतिहास कहलाता है। प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत में देखिए, प्राचीन भारत के दो स्रोत मिल सकते हैं, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में देखिए आपका एक अभिलेख है, दूसरा स्मारक स्थापत्य कला, तीसरा मूर्तियां चित्रकला, चौथा मुहरे या सिक्के हैं। और साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत आपको भारतीय साहित्य और विदेशी साहित्य यात्रा विवरण के माध्यम से मिल जाएंगे। अब देखिए भारतीय साहित्य से कौन कौन है जिनके द्वारा हम प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत प्राप्त होंगे। तो एक होता है ब्राह्मणोत्तर साहित्य ग्रंथ, दूसरा धार्मिक साहित्य ग्रंथ और तीसरा लौकिक साहित्य ग्रंथ। तो आइए पहले देखते हैं। आइए पहले पुरातात्विक स्रोत का परिभाषा देखेंगे, अभिलेख की परिभाषा, स्मारक स्थापत्य कला की परिभाषा, मूर्तियां किसे कहते हैं, मुहरें, सिक्के और साहित्यिक स्रोत के बारे में डिफिनीशन देख लें, उसके बारे में समझ लें, फिर आगे हम इसको स्लाइड के माध्यम से और आपको बताएंगे। तो चलिए, पुरातात्विक स्रोत किसे कहते हैं। पुरातत्व वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत अतीत के गर्भ में छिपी हुई सामग्रियों की खुदाई कर प्राचीन काल के लोगों के भौतिक जीवन को ज्ञान प्राप्त किया जाता है। भारत के गौरवशाली इतिहास के स्रोत के रूप में जहां एक और साहित्य स्रोत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, वहीं पुरातत्व भी कम नहीं है। अब देखिए आगे एक और डिफिनीशन हम पढ़ते हैं कि अभिलेख क्या होता है। अभिलेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए पाठन सामग्री को कहते हैं। प्राचीन काल से इसका उपयोग हो रहा है। शासक इसके द्वारा अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देखकर एवं पढ़कर और पालन कर सकें। स्मारक स्थापत्य कला क्या होता है, आइए इसको देख लें। भारतीय वास्तु की विशेषता यहाँ की दीवारों के उत्कृष्ट एवं प्राचुर अलंकरण में है। भित्ति चित्रों और मूर्तियों की योजना जिसमें अलंकरण के अतिरिक्त अपने विषय के गंभीर भाव भी व्यक्त करते हैं, भवन के बाहर से कभी कभी पूर्णता लपेटे लेती हैं। इसमें वास्तु के जीवन से संबंध क्या है, वास्तव में आध्यात्मिक जीवन ही अंकित है। आइए, प्राचीन भारत में अनेक कलाएं प्रचलित थी, उनमें से अंश आज भी देखने को मिलते हैं। इनमें से कुछ निम्न हैं: सिंधु कला, वैदिक कला, मौर्य कला, मौर्यकालीन स्थापत्य या वास्तुकला, मूर्ति कला, स्तूप, कुषाण कला, गंधार कला, मथुरा कला, स्थापत्य कला, अमरावती की कला, गुप्तकालीन कला, वास्तुकला, अजंता की चित्रकला, बादामी की गुफा चित्र, एलोरा, सीजीरिया के बौद्ध चित्र, सित्तानवासन के गुफा के चित्र, एलिफेंटा, बुद्ध मूर्तियाँ कला, जैन कला, दक्षिण भारत की कला, पल्लव कला, चालुक्य कला, कोकाड़ के मंदिर, अंगकोरावट, खजुराहो के मंदिर इत्यादि। इन सभी के माध्यम से हम अपने प्राचीन स्थापत्य कला को देख सकते हैं कि उस समय हमारे जो देश में स्थापत्य कला कितनी विकसित थी। अब आइए जानें ऐतिहासिक स्रोत के रूप में सिक्कों का महत्व। प्राचीन समय में सिक्कों से संबंधित जो भी बातें कही जा सकती हैं, वो उत्खनन में प्राप्त अवशेषों के आधार पर ही कहा जा सकता है। हालांकि बहुत बड़ी संख्या में सिक्कों और शिलालेखों को सतह पर पाया गया है। उनमें से बहुत तो खुदाई के दौरान भी पाए गए हैं। सिक्कों के अध्ययन को मुद्राशास्त्र कहा जाता है। सिक्के किसी दौर के इतिहास लेखन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि इतिहास प्राथमिक सिक्कों ऐतिहासिक स्रोतों के रूप में जाने जाते हैं। आइए अब देखें साहित्यिक स्रोत, लिटरेरी सोर्सेस। दरअसल वे लिखित रचनाएं जिनसे हम भारत या विश्व के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, जिन्हें साहित्यिक स्रोत कहा जाता है। साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत वैदिक रचनाएं, बौद्ध और जैन साहित्य, महाकाव्य, पुराण, संगम साहित्य, प्राचीन जीवनियाँ, कविता और नाटक इत्यादि आते हैं।
अब आइए एक नज़र विदेशी विवरण पर। भारतीय साहित्य के अतिरिक्त समय समय पर भारत में अनेक आने वाले विदेशी यात्रियों के विवरण से इतिहास जानने का पर्याप्त मदद मिलती है। समय समय पर अनेक विदेशियों ने जनश्रुतियों अथवा आत्मगन अनुभवों के आधार पर भारतवर्ष के विषय में अपना विवरण लेख अथवा ग्रंथ लिखते थे। अब ब्राह्मण साहित्य ग्रंथ में देखें, 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। 7 ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं, ऐतरेय, कौशिकी, गोपद, तैत्तिरीय, सप्तपथ, पंचविंश, जैमिनी। 6 आरण्यक होते हैं, ऐतरेय, तैत्तिरीय, जैमिनी, सांख्यायन, छंदोग्य, बृहदारण्यक। 12 उपनिषद होते हैं, कौन कौन हैं? 12 उपनिषद इस प्रकार हैं, ऐतरेय, छंदोग्य, कंठ, केन, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तिरीय, बृहदारण्यक, ईशावास्य, सविताश्वर, कौशिकी। अब 6 वेदांग के बारे में आइए देखते हैं। 6 वेदांग कौन कौन से हैं? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। आइए अब देखते हैं 4 उपवेद कौन कौन से होते थे। 4 उपवेद हैं, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद, शिल्पवेद। इसके बाद 6 सांख्य दर्शन होते हैं, आइए उनको देखें। 6 सांख्य दर्शन में पहला सांख्य, दूसरा योग, तीसरा न्याय, चौथा वैशेषिक, 5वां पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा होते हैं। अब आइए 2 महाकाव्य के बारे में देखें। पहला रामायण, दूसरा महाभारत होता था। अब बच गया 18 पुराण, उसको भी एक नज़र में देख लेते हैं। आइए 18 पुराणों को देख लेते हैं। 18 पुराण जो निम्न हैं: विष्णु पुराण, भागवत पुराण, शिव पुराण, गरुड़ पुराण, ब्रह्मा पुराण, पद्म पुराण, नारदीय पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण और आपका ये हो गया ब्रह्मांड और मत्स्य पुराण। ये आपके 18 पुराण हो गए। अब ब्राह्मण साहित्य का एक और भाग बचा है, स्मृति, जिसमें 6 स्मृतियाँ लिखी गई हैं। तो आइए एक नज़र उसको भी देख लें। तो 6 स्मृतियाँ में पहला होता है मनु स्मृति, दूसरा नारद स्मृति, तीसरा याज्ञवल्क्य, चौथा पराशर स्मृति, 5वां आपका है बृहस्पति स्मृति और 6वां कल्यायन स्मृति होता है। तो इस तरह करके आपने ब्राह्मण साहित्य को देखा। अब आइए ब्राह्मणोत्तर साहित्य ग्रंथ कौन कौन से हैं जो धार्मिक साहित्य ग्रंथ के अंतर आते हैं, उनमें देखते हैं। ब्राह्मणोत्तर साहित्य ग्रंथ के अंतर्गत 2 आते हैं, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। तो आइए बौद्ध साहित्य के 6 रचनाओं को देखें। बौद्ध साहित्य में सूत पीटक, विनय पीटक, अभिधम पीटक, मिलिंद पन्हो, दिव्यावदान और बुद्ध चरित्र शामिल है। अब आइए जैन साहित्य के बारे में देख लें एक नज़र। जैन साहित्य के अंतर्गत परिशिष्ट पर्वन, भद्रबाहु चरित्र, भगवती सूत्र और कल्प सूत्र आदि आते हैं। अब आइए देखते हैं प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोतों में भारतीय साहित्य के लौकिक साहित्य में लौकिक साहित्य के अंतर्गत ऐतिहासिक ग्रंथ और संगम साहित्य शामिल है। तो आइए ऐतिहासिक ग्रंथ में जो 6 ग्रंथ हैं उनको देखें। ऐतिहासिक ग्रंथ में आपका कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कल्हड़ की राजतरंगिणी, पाणिनि का अष्टाध्यायी, विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस, कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम तथा मालविकाग्निमित्रम, रघुवंश, मेघदूत तथा बाणभट्ट का हर्षचरित्र और कंदावरी शामिल होता है। अब एक लास्ट इसमें बच गया, संगम साहित्य के अंतर्गत कौन कौन से ग्रंथ शामिल हैं उनको एक नज़र देख लेते हैं। संगम साहित्य के अंतर्गत तिरुकुलम, शिल्पादिकारम, मणिमेखलय और जीवक चिंतामणि शामिल हैं। अब आइए विदेशी साहित्य यात्रियों के विवरण के द्वारा हमारे प्राचीन भारतीय इतिहास के जो स्रोत प्राप्त हुए उनको एक नज़र देख लें। अब यूनानी रोम लेखकों के द्वारा, फिर चीनी लेखक के द्वारा और अरबी लेखक के द्वारा।
यूनानी रोमन लेखक, चीनी लेखक और अरबी लेखक। अब यूनानी रोमन लेखकों ने क्या क्या लिखा है, कौन आए, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। यूनानी रोमन लेखन में सिकंदर से पूर्व भारत आए लेखक, सिकंदर के साथ भारत आए लेखक और सिकंदर के बाद भारत आए लेखकों का संग्रह देखेंगे। अब आते हैं चीनी लेखकों के संदर्भ। चीनी यात्री आए थे क्रमशः फाहियान, वेनसांग, इतिसिंग, सुंग यून और मातवेल लिन। ये सब चीनी यात्री थे। अब आपका बच गया अरबी यात्रियों का समूह। आइए उनको भी देख लेते हैं। अरबी लेखक क्रमशः अल सुलेमान, अल बरेनी, अल मसूदी, मार्को पोलो और इब्न बतूता थे। तो ये थे प्राचीन भारतीय साहित्य स्रोतों के जो मुख्य स्रोत और पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और ब्राह्मण ग्रंथ साहित्य, धार्मिक ग्रंथ साहित्य, ब्राह्मणोत्तर साहित्य ग्रंथ, लौकिक साहित्य और विदेशी साहित्य यात्रियों विवरण के द्वारा हम अपने प्राचीन इतिहास को यानी कि भारतीय सभ्यता, भारत के विभिन्न आयामों को इस तरह से देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। अब भारतीय इतिहास में कुछ अज्ञात लेखक भी हैं, आइए उनके बारे में जान लें। एक अज्ञात यूनानी लेखक ने ईसवी सन की पहली सदी में भारतीय बंदरगाहों, प्राकृतिक स्थिति व व्यापार पर प्रकाश अपनी रचना पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, लाल सागर का विवरण में दिया था। दूसरा है टॉमली की ज्योग्राफी, 150 ईसा के आसपास प्राचीन भारतीय भूगोल व वाणिज्य की जानकारी देती है। तीसरा आपका है स्ट्रैबो, स्ट्रैबो ने मेगास्थनीज के विवरण को काल्पनिक माना था। अब आते हैं रोमन लेखक में। रोमन लेखन में जो सबसे पहला नाम आता है वो प्लिनी का आता है। इसकी नेचुरलिस हिस्टोरिका भारत और इटली के बीच होने वाले व्यापारिक संबंधों की जानकारी देता है। अब आते हैं कुछ चीनी लेखक जिनके द्वारा भारत और इसकी स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है, तो उन्हें भी देख लेते हैं। अब चीनी लेखकों में पहला आता है फाहियान। यह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। उसने फूकोसी की रचना की, जिसमें गुप्त काल में भारत के सामाजिक, आर्थिक व धार्मिक स्थिति पर प्रकाश डाला। दूसरा हेनसांग या युआन च्वांग, यह हर्षवर्धन के समय 629 ईसा पूर्व भारत में आया था और सी यू की रचना की। हेनसांग के मित्र विही ली ने हेनसांग की जीवनी लिखी। इसे हर्षकालीन राजनीति के साथ साथ धर्म, रीति रिवाज एवं समाज का वर्णन मिलता है। अगला आए इत सिंह, यह 7वीं सदी में भारत आया और इसने नालंदा व विक्रमशिला विश्वविद्यालय का वर्णन किया। अब कुछ अरबी लेखक आए, उनके बारे में देख लेते हैं। अरबी लेखक में सुलेमान, यह 9वीं शताब्दी में भारत आया और पाल परिहार यानी ये दो शासक पाल प्रतिहार शासकों के बारे में लिखा। अल बरूनी महमूद गजनवी के समकालीन ने तहकीकात ए हिंद, किताब उल हिंद की रचना की। उसने भारत के निवासियों की दशा का वर्णन किया। अब लास्ट में आपका बच गया आधुनिक लेखक। आधुनिक लेखक कौन कौन थे? आधुनिक लेखकों में 1776 में मनु स्मृति का अंग्रेजी अनुवाद ए कोल्ड ऑफ जेंटुलाज के नाम से कराया गया। सर विलियम जोन्स, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक, ने 1789 में अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद किया। विल्किंसन ने 1785 में भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया। विंसेंट आर्थर स्मिथ की पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया के प्राचीन भारत का सुव्यवस्थित इतिहास प्रस्तुत किया। ब्रिटिश इतिहासकार A.L. वैसम ने वंडर दैट वाज इंडिया लिखी और D.D. कौसम्बी की कृति एंड इंट्रोडक्शन टू द स्टडीज ऑफ इंडिया हिस्ट्री प्राचीन भारत इतिहास जानने का उत्तम स्रोत है। तो दोस्तों, ये थी प्राचीन इतिहास के बारे में जानने की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ जिसको मैंने एक आसान भाषा में स्लाइड के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। यदि आपको ये तरीका पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा
और आपके पास जितना भी सोशल प्लेटफॉर्म हो उस पर वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि ज्ञान गंगा 24x7 के विकास में आप अपना सतत योगदान दे सकें। ये था हमारा प्राचीन भारत इतिहास का वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपको इस चैनल से निश्चित मदद मिलती रहेगी। ज्ञान गंगा 24x7 ऑलवेज विथ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।